नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, और एशिया महाद्वीप के उच्चावच अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप की जलवायु। और एशिया महाद्वीप की जलवायु में हमने एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद में एशिया महाद्वीप की जो जलवायु दशाएं हैं जिनमें हमने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दशाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसके अतिरिक्त क्या रहता है कि एशिया महाद्वीप में हम जलवायु में क्या पढ़ेंगे, जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश यानी मुख्य दशाएं हमने देख ली। शीतकाल में विश्व एशिया में किस प्रकार की जलवायु दशाएं देखने को मिलती हैं, और ग्रीष्मकाल में कैसी जलवायु दशाएं देखने को मिलती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं एशिया महाद्वीप का आकार एवं विस्तार काफ़ी बड़ा है। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। इधर 25 डिग्री जो पूर्वी देशांतर से लेकर के 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। यानी यह अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ महाद्वीप है, और यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ हैं, पठारी क्षेत्र हैं। तो ये क्या, इनके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप का अधिक अक्षांशीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार, इसके अलावा शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन जो दशाएं हमने पढ़ी, और मध्यवर्ती जो पर्वत, उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी उपस्थिति आदि चीज़ों के कारण एशिया महाद्वीप है वो विभिन्न जलवायु प्रदेशों में क्या है, विभक्त हो जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों का इस महाद्वीप में विस्तार पाया जाता है। यानी विभिन्न जलवायु प्रदेशों में यह एक प्रकार से बंट जाता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो उच्चावच हैं, पर्वत श्रेणियाँ वगैरह हैं, उनके कारण यहाँ पर क्या है, अनेक जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो बन जाती है। यानी प्रदेश इसमें विभक्त हो जाते हैं। तो यहाँ के जो जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जलवायु प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में अब जलवायु प्रदेश किस आधार पर बांटे जाते हैं। जलवायु प्रदेश क्या होते हैं, जैसे हमने प्रदेश की परिभाषाएं जो पढ़ी थी उसी प्रकार ये आंतरिक रूप से समानता या समरूपता पाई जाती है। प्रदेश में क्या है, आंतरिक रूप से समानता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है। दूसरे से ये क्या होते हैं, दूसरे से ये भिन्न होते हैं। तो हम जलवायु प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वर्षा, तापमान, वायुदाब, हवाएं आदि जो चीज़ें हैं उनके आधार पर हमने क्या पूरे एशिया महाद्वीप को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा हुआ है। उत्तरी एशिया में ठंड ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर क्या शीत जलवायु प्रदेश आ जाएंगे, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो इस प्रकार जो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनमें जलवायु की भिन्नता और आंतरिक रूप से समानता, यानी जिन क्षेत्रों में जलवायु में आंतरिक रूप से समानता पाई जाती है उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कह देंगे, जलवायु प्रदेश हम उसको कह देंगे। यानी आंतरिक रूप से उसमें वर्षा है, वायुदाब है, तापीय दशाएं हैं, उनसे संबंधी समानताएं मिलती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, जलवायु प्रदेश के रूप में बांटेंगे। अब जैसे हम जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ें तो इसमें कोपेन, थार्नवेट या थार्नवेट भी लिखा आ सकता है कि, इसके अलावा लायड, स्टैम्प, ट्रिवार्था, ये जो विद्वान हैं इन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या है पूरे विश्व को और एशिया महाद्वीप को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में इन्होंने बांटा है। अनेक भूगोलवेताओं ने एशिया विश्व के साथ क्या है एशिया महाद्वीप को भी जलवायु प्रदेशों में बांटने में उन्होंने उल्लेखनीय इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन इनके जो वर्गीकरण है उनमें क्या होती है, असमानता पाई जाती है। इन सब के वर्गीकरण में क्या पाई जाएगी, असमानता, क्योंकि इनके जो वर्गीकरण के आधार हैं, किसी ने वर्षा एवं तापक्रम पर आधारित किए हैं, किसी ने वनस्पति पर आधारित किए हैं। तो अलग अलग क्या है जो आधार इनके हैं, आनुभाविक जो आधार हैं या इन्होंने सांख्यिकीय आधार जो प्रयोग में लिए हैं जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण हेतु, उनमें क्या है, इसी कारण जलवायु प्रदेशों में असमानता इनके पाई जाती है। यानी विद्वानों के जो वर्गीकरण है उनमें कुछ एक असमानताएं पाई जाती हैं। तो जलवायु के जो विभिन्न तत्व हैं उनकी समानता के आधार पर क्या जलवायु प्रदेश बांटे जाते हैं। तो
जलवायु तत्वों की समानता के हम आधार पर क्या है, एशिया का एक सामान्य वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जलवायु के तत्वों की समानता के आधार पर एशिया का सामान्य प्रादेशिक जलवायु वर्गीकरण हम कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है, जैसे इसको सामान्य जलवायु तत्व हैं उनके आधार पर अगर हम एशिया महाद्वीप को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटें तो इसको हम लगभग 13 जलवायु प्रदेशों में अलग अलग में बांट सकते हैं। यानी दक्षिणी क्षेत्र की या द्वीपीय जो क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार की, जैसे भूमध्य रेखीय है, मानसूनी है, चीन तुल्य है, तुरान तुल्य है, ईरान तुल्य है, तो इस प्रकार से क्या अलग अलग इसके जलवायु प्रदेश बांटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर दक्षिण से प्रारंभ करें तो सबसे पहले आता है भूमध्य रेखा, इसके लगभग दक्षिणी हिस्सा है, उसके दक्षिणी लगभग से गुजरती है, यानी एशिया महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है, यानी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ये प्रारंभ होता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की हम बात करें तो यार इसका मतलब क्या है, पहला जो जलवायु प्रदेश होगा इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन जिसको हम कह सकते हैं, यानी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। अब जैसा कि हम जानते हैं भूमध्य रेखा जो यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है वो कहाँ से गुजर रहा है, एशिया के लगभग दक्षिणी हिस्सा जो है यानी द्वीपीय देश हैं वहाँ से ये गुजर रहा है। तो इस क्षेत्र में यानी हम 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण भूमध्य रेखा से जाते हैं तो इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ जलवायु यह कौन सी पाई जाती है, भूमध्य रेखीय जलवायु। कहाँ पर पाई जाती है, भूमध्य रेखा की 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इनके बीच में जो जलवायु पाई जाती है वह कैसी है, भूमध्य रेखीय जलवायु है। अब जैसा कि हम जानते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है उसके ऊपर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। अब सूर्य की किरणें यहाँ पर लगभग सीधी पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर इंसोलेशन जो है यानी सूर्यातप जो है उसकी प्राप्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है, यानी सूर्यताप ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये कहाँ पर मिलती है, श्रीलंका वाला क्षेत्र जो है, मलाया जो है, इसके अलावा जो पूर्वी द्वीप समूह है, पूरा पूर्वी द्वीप समूह है वो क्षेत्र है, उसमें कौन सी जलवायु देखने को मिलेगी हमें, भूमध्य रेखीय जलवायु। श्रीलंका में, मलाया में और पूर्वी द्वीप समूह, ये जो क्षेत्र हैं एशिया महाद्वीप के, यानी ये दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेषता पाई जा सकती है। ऐसे हम कह सकते हैं पूर्वी द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा। इंडोनेशिया के अलावा जो फिलीपींस वगैरह हैं उन क्षेत्रों में भी यह जलवायु अपने को देखने को मिल जाती है कुछ एक रूप में। अब इस जलवायु की विशेषताएं क्या है, तो ये पाई जाती है श्रीलंका, मलाया और पूर्वी द्वीप समूह है। विशेषता है इंडोनेशिया हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, एक प्रकार से सबसे ज़्यादा द्वीप इसमें सम्मिलित हैं। तो इसमें विशेषताएं, इस जलवायु की क्या विशेषताएं हैं कि इस जलवायु में वर्ष पर्यंत उच्च तापमान बना रहता है, वर्ष पर्यंत उच्च तापमान। इसके अलावा उच्च आर्द्रता, निम्न वायुदाब। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं आ जाती हैं कि एक तो इसमें क्या होगा, वर्ष पर्यंत वर्षा होगी, उच्च तापमान रहेंगे, निम्न वायुदाब होगी। इसके अलावा इसमें हम देखें तो वर्षा की हम बात करें तो पर्याप्त वर्षा, यानी इसमें वर्ष भर क्या है, इस क्षेत्र में वर्षा होती रहती है। यानी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की हम बात करें तो लगभग इसी में स्थित हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर जो ऋतु परिवर्तन है वो कैसा होता है, नगण्य होता है। तो ये कह सकते हैं ऋत्विक परिवर्तन नगण्य, यानी ऋतु परिवर्तन इसमें नहीं होता है। इसके अलावा
तापांतर न्यूनतम। इस क्षेत्र में तापांतर भी न्यूनतम होता है। अगर हम दैनिक तापांतर की अगर जैसे बात करें तो दैनिक तापांतर यहाँ पर बहुत कम होता है। अब दैनिक तापांतर का मतलब दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो बहुत ही कम होता है। इसके अलावा हम देखें मासिक और वार्षिक तापमान है वह भी क्या होता है यहाँ पर न्यूनतम होता है। तो तापमान के अंतर की बात करें तो तापांतर में कौन कौन से हम सम्मिलित कर सकते हैं, दैनिक, मासिक और वार्षिक। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ऋत्विक परिवर्तन नहीं है, ऋत्विक परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर तापमान में और वायुदाब में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो तापांतर हैं वो क्या होते हैं, न्यूनतम है, जो दैनिक हो चाहे मासिक हो चाहे वार्षिक हो। इसको हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ जो दैनिक तापांतर है वो क्या रहता है, न्यूनतम रहता है। यानी दैनिक, वार्षिक, मासिक तापांतर की हम बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापांतर है वो पाया जाता है। इसके अलावा वर्ष भर हमने देखा कि उच्च तापमान बना रहता है। तो इस क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ पर लगभग वर्ष भर जो तापमान है, वर्ष भर उच्च तापमान, लगभग औसत तापमान जो है औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्षेत्र के औसत तापमान की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री औसत तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। दैनिक तापांतर हमें यहाँ पर कम मिलता है। अब इसके अलावा हवाएं इस क्षेत्र में कैसी रहती हैं, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें हवाएं कैसी रहती हैं, शांत हवाएं। क्योंकि वायुदाब न्यूनतम है तो अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर हवाएं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी हवाएं कैसी रहती हैं, शांत। अब शांत क्यों रहती हैं, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हमने पढ़ी थी। व्यापारिक पवनों की दिशाएं हमने पढ़ी थी। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये चलती हैं। तो ये हवाएं आपस में यहाँ पर क्या करती हैं, टकराती हैं। तो ये व्यापारिक हवाओं का क्या है, व्यापारिक हवाओं का अभिसरण क्षेत्र। तो ये व्यापारिक हवाओं का अभिसरण क्षेत्र है, यानी भूमध्य रेखीय जलवायु वाला प्रदेश है वो व्यापारिक जो हवाएं हैं उनका अभिसरण क्षेत्र है। यानी यहाँ पर व्यापारिक हवाएं आपस में आकर के टकराती हैं और टकरा कर के क्या ये ऊपर उठती हैं। अब इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, जब ये पवनें आपस में टकराएंगी, व्यापारिक पवनें जो हैं वो आपस में टकरा करके क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी। इसके अलावा जो ताप के कारण भी यहाँ पर क्या है, तापमान ज़्यादा रहता है, जिसके कारण यहाँ पर संवहन तरंगें बनती हैं। ताप अधिक रहने के कारण यहाँ पर क्या है, संवहनीय तरंगें बनती हैं। अब संवहनीय तरंगें बनेंगी यानी हवाएं हैं वो नीचे से ऊपर की ओर उठेंगी। यानी यहाँ पर कन्वर्जेंस एक प्रकार से होता है, अभिसरण होता है, टकरा करके ये क्या होती हैं, हवाएं अत्यंत मंद गति से चलती हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कन्वेक्शनल करंट बनेगी, कन्वेक्शनल करंट बनेगी तो हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। यानी संवहनीय तरंग बन करके हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं। अब जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो नॉर्मल लैप्स रेट से हम देखते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अब ऊपर उठेंगी तापमान कम होगा। अब ये जलीय भाग से चलने वाली हवाएं हैं, जलीय भाग से चलेंगी हवाएं तो कैसी होंगी, इनमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी। जैसे जैसे ऊपर उठेंगी इनकी सापेक्षिक आर्द्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और सापेक्षिक आर्द्रता में अगर इनकी वृद्धि होगी तो ये क्या हो जाएंगी, संतृप्त हो जाएंगी। संतृप्त होंगी तो ये वर्षा करेंगी। तो इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। और यह कब होती है,
प्रतिदिन दोपहर बाद। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, प्रतिदिन दोपहर के बाद यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, जो कि क्या है, अब संवहनीय वर्षा इस क्षेत्र की विशेषता वर्षा की क्या होती है, यह वर्षा संवहनीय तरंगें ऊपर उठती हैं, वर्षा करती हैं प्रतिदिन दोपहर के बाद। और इस वर्षा की क्या विशेषता है, यह थोड़ी देर होती है लेकिन मूसलाधार रूप में। यानी ये वर्षा होती तो थोड़ी सी देर के लिए है, लेकिन ये जब होती है तो मूसलाधार रूप में यह होती है, जिसका वार्षिक अगर हम औसत की बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत कितना रहता है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक औसत। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत है वो 200 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है, संवहनीय तरंगों जो ऊपर उठती हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, संवहनीय रूप में वर्षा होती है। तो इस प्रकार जो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है उसका वितरण जो है वो 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। श्रीलंका है, मलाया है, या पूर्वी द्वीप समूह जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और निम्न वायुदाब जो है वो इसकी विशेषताएं हैं। शांत हवाएं रहती हैं, क्योंकि ये जो व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों की हैं उनका अभिसरण क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर शांत क्षेत्र ये रहता है। तो संवहनीय रूप में वर्षा होती है। तो ये हो गया भूमध्य रेखीय जलवायु का प्रदेश, जो कि श्रीलंका, मलाया और इंडोनेशियन द्वीप समूह या पूर्वी द्वीप समूह जिसको हम कहते हैं, उसमें इसका विस्तार अधिक पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रदेश है उसके बारे में हम देखते हैं। अब दूसरा जो मुख्य जलवायु प्रदेश एशिया का है, इसी क्षेत्र से प्रारंभ होता है मानसूनी जलवायु प्रदेश, यानी मानसून क्लाइमेट रीजन हम इसको कह सकते हैं, मानसूनी जलवायु प्रदेश। अब मानसूनी जलवायु प्रदेश जो है उसकी एक प्रमुख विशेषता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु वाले जो प्रदेश हैं, यानी जहाँ पर स्पष्ट ग्रीष्म ऋतु होती है, उन्हीं क्षेत्रों में मानसून जलवायु है वो उत्पत्ति इसकी होती है। अब इसकी एक विशेषता और है, ग्रीष्म ऋतु मानसून क्या है, मानसूनी हवाएं क्या है, जो कि ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हों, ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें, यानी ऋत्विक परिवर्तन जिन पवनों में होता है वो कैसी कहलाती हैं, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। और मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता ग्रीष्म और शीत ऋतु के अनुसार प्रचलित हवाओं की अपनी दिशा में परिवर्तन लाना ही इसकी मुख्य विशेषता है। यानी प्रचलित पवनें हैं वो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती हैं। किस प्रकार, अब जैसे हम बात करें कि ग्रीष्म ऋतु की बात करें, तो ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय भाग है वो निम्न वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, जिसके कारण हवाएं हैं वो जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलने लगती हैं। इसके विपरीत शीत ऋतु की बात करें तो स्थलीय भाग अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं, और अत्यधिक ठंडे होने के कारण यहाँ पर क्या है, उच्च वायुदाब बन जाता है, और जलीय भाग है वो गर्म रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, निम्न वायुदाब बन जाता है। तो यहाँ से उच्च वायुदाब, यानी शीत ऋतु में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यानी स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। यानी वर्ष में 2 बार ऋतु के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु। तो ये ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के अनुसार अपनी दिशाएं बदल लेती हैं। इसी कारण क्या है, ये मानसूनी पवन की विशेषता है एक प्रकार से। अब जिसमें इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो ग्रीष्म काल में हवाएं चलेंगी उनको ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जाना जाएगा, और जो शीतकाल में यानी स्थल की ओर से जल की ओर चलेंगी वो शीतकालीन मानसून के नाम से जानी जाती हैं। जैसे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्म काल में और उत्तरी पूर्वी मानसून है वो शीतकाल में आता है। तो ये स्थलीय भागों की मुख्य इसमें विशेषताएं रहती है। तो इस प्रकार की अगर हम जलवायु की बात करें तो जो मानसून एशिया के अंदर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी विशेषता जो क्षेत्र हैं उन्हीं के जो प्रदेश आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, इसके अलावा
म्यांमार, वियतनाम। तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम, इसके अलावा बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, ये भी इसी में आते हैं। बांग्लादेश, लाओस और कंबोडिया। यानी ये वाला जो क्षेत्र है विशेषता है, ये क्षेत्र कौन से में आता है? मानसूनी जलवायु के प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अलावा थाईलैंड और चीन में भी, जापान में, वियतनाम में, फिलीपींस में भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कंबोडिया के बाद देखें थाईलैंड, दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी चीन, इसके अलावा जापान। तो ये जो क्षेत्र हैं इनमें भी इस प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आगे चले जाएं, यहाँ पर द्वीपीय देशों में ताइवान, जो वियतनाम आ गया इसमें, और ताइवान। ताइवान में भी इस प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती है। तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी पूर्वी चीन, जापान और इसके अलावा फिलीपींस को भी इसमें हम सम्मिलित करते हैं। फिलीपींस में भी मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। तो ये तो क्षेत्र हो गए म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, पूर्वी एशिया में दक्षिणी चीन की बात करें, दक्षिणी जापान की बात करें, ताइवान, फिलीपींस, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये देश सम्मिलित होते हैं। अब इसमें कारण क्या रहता है कि ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें दिन बड़े होते हैं। अब दिन बड़े होने के कारण क्या होता है, अत्यधिक ताप की प्राप्ति। अब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कहाँ है? उत्तरायण है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर चमक रहा है। तो उत्तरी भाग जो है वो अत्यधिक तेज जो गर्मी है वो प्राप्त करते हैं, यानी ज़्यादा सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, जिसके कारण ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। सथल भाग ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो निम्न दाब का केंद्र बनेंगे। अब निम्न दाब का केंद्र बनेंगे तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ये जो क्षेत्र है वो क्या है? उच्च वायु दाब के केंद्र हैं। वहाँ से हवाएं सथल की ओर चलेंगी, यानी जल से सथलीय भाग की ओर ये हवाएं चलने लगती हैं। अब विशेषता हम देखें कि एक तो भारत, पाकिस्तान इधर वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, और यहाँ पर तापमान कैसा रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। इसके कारण क्या होता है? ये निम्न वायुदाब के केंद्र, अब ये क्या करते हैं? इन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में हमने देखा जकोकाबाद है, 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये घने निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र बनेंगे, जिनके कारण ये जो उच्च वायुदाब वाली हवाएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब उत्तरी मैदान की भी हम बात करें, भारत में उत्तरी मैदानी प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के हिस्से भी सम्मिलित हो जाते हैं, वहाँ भी तापमान क्या 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, जिसके कारण क्या ये हवाएं इस ओर आकर्षित होती हैं, यानी सथल भाग की ओर आकर्षित होती हैं निम्न दाब के कारण। इसके अलावा जो चीन है वहाँ पर भी, यानी ये दक्षिणी चीन वाले जो हिस्से हैं वहाँ पर भी क्या होता है? तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके अलावा नीचे अगर म्यांमार या जो वियतनाम वाले क्षेत्र हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया, इन क्षेत्रों की बात करें तो भी यहाँ भी तापमान क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान देखने को मिलता है। अब इस तापमान के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगी। अब यहाँ से जो हवाएं आएंगी वो कैसी होंगी? सापेक्षिक आर्द्रता के साथ, यानी ज़्यादा सापेक्षिक आर्द्रता के साथ आएंगी और वो इन क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी। अब ये काल रहता कब है? मानसूनी जलवायु प्रदेशों में वर्षा होने का समय कब रहेगा? जून से सितंबर माह में। जून से सितंबर। अब जून से सितंबर का जो काल है उसमें ये हवाएं जल से सतल की ओर चलती हैं, जिसके कारण ये पर्वतीय ढालों वाले जो भाग हैं, पर्वतीय भाग हैं, उनसे टकराएंगी और उन क्षेत्रों में लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा करती हैं पर्वतीय ढाल पर। अब जैसे पर्वतीय भागों से टकराएंगी, ऊपर उठेंगी, इनकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसमें वृद्धि होगी, जिसके कारण ये संतृप्त होंगी और वर्षा करेंगी। तो पर्वतीय ढालों के सहारे अत्यधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है और अन्य क्षेत्रों में भी इनसे वर्षा होती है।
अब जो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाते हैं, जैसे हिमालय का उत्तरी भाग हो जाएगा, हिमालय से उत्तरी भाग हो जाता है, या अरावली का जो एक प्रकार से जो उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है उसमें, या अन्य पर्वत श्रेणियों के जो वृष्टि छाया क्षेत्र हैं वो बहुत ही कम मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं। यानी जो पवन उन्मुखी जो ढाल है वो 200 सेंटीमीटर से वर्षा प्राप्त करता है, पवन विमुखी ढाल है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक वहाँ पर वर्षा होती है। तो इस प्रकार इसमें वर्षा की भिन्नता भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अब जैसे कुछ एक क्षेत्र हैं, जैसे भारत का जो पश्चिमी घाट है, उसके अलावा जो यहाँ पर मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, या इधर का जो चीन वगैरह का जो कुछ एक क्षेत्र है, वहाँ पर क्या वर्षा है वो दक्षिणी जो क्षेत्र हैं विशेषतः उनमें वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वार्षिक वर्षा वो प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो पाकिस्तान या फिर हम पश्चिमोत्तर भारत की बात करें, यानी थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र की बात करें, तो वो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की प्राप्ति करते हैं। तो इसमें थोड़ा वर्षा का जो वितरण है वो एक प्रकार से क्या असमान है, यानी पूरा मानसूनी जलवायु है उसमें 200 सेंटीमीटर, यानी जैसे मेघालय में तो 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं जैसलमेर की अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। तो इसमें वर्षा का वितरण एक प्रकार से असमान है पूरे मानसूनी जलवायु प्रदेश में। इसमें पर्वतों की जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण भूमिका एक प्रकार से निभाती है। इसके अलावा जैसे भारत के दक्षिणी भारत में बात करें, कोरोमंडल तट है, वह भी इस मानसून से बहुत ही कम मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। तो कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश में, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो मानसूनी जलवायु प्रदेश है, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इसके अलावा जो चीन है, दक्षिणी जापान है, फिलीपींस है, उन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो वर्षा है वो जून से सितंबर माह में होती है। तो ये थे एशिया महाद्वीप के 2 जलवायु प्रदेश। अगले जलवायु प्रदेशों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।